दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, उनकी ये कृति है ना। बहुत अच्छी लिखा हुआ है इन्होंने। ये इसकी विधा है साक्षात्कार। क्या है साक्षात्कार? मतलब होता है इंटरव्यू। तो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं इसमें, और प्रश्न करा जा रहा है और उत्तर हो रहे हैं और जवाब दिया जा रहा है ना। तो इंटरव्यू साक्षात्कार यानी सामने आमने बैठ के जो होता है वो है ये विधा। ठीक है। अब विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने लिखा हुआ है, लेखक है इसके। अभी यहाँ पर एक नाम और है जिनके साथ साक्षात्कार हो रहा है, अमृत लाल नागर है ना, नागर जी। उनसे बातचीत हो रही है। ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं। ये फिल्मों में इन्होंने पटकथा भी लिखी है, ये पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते हैं, नाटक व्यंग साहित्य इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। काफी बड़े लेखक हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इनका जो इंटरव्यू टाइप चल रहा है, जो साक्षात्कार जिसको कहते हैं, वो देख लेते हैं। तो तिवारी जी जो है, अमृतलाल नागर जी हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं तिवारी जी और जवाब दे रहे हैं नागर जी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न वो कर रहे हैं, नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। यानी आपने लिखना कब से शुरू किया, उसका जो शुरुआत थी वहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तिवारी जी। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? आपने, वो पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं, आपने लिखा तो उस समय साहित्यिक माहौल कैसा था वहां पर? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? यहाँ पर 3 प्रश्न किए उन्होंने। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न किए। पहला मैं बता देती हूँ आपको, साहित्यिक माहौल कैसा था। दूसरा है किन लोगों से, यानी वहां उस समय कौन से लेखक थे जिनसे आप प्रेरित हुए थे, है ना। अभी और आपका क्या आदर्श थे आपके सामने, क्या आदर्श थे आपके सामने। ये तीन क्वेश्चन करे। अब नागर जी क्या बोलते हैं, जवाब देते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। वो क्या बोल रहे हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। कवियों को ज्यादा पढ़ते थे। वो कौन कौन से थे अब वो देख लेते हैं। साहिस्नेही जी अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो बहुत बड़े कवि, कविता बहुत अच्छी लिखते थे, उनकी कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे मेरे पितामह। पितामह क्या होता है? अपने दादाजी या पिता के पिता। तो वो 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे जो वो पढ़ते थे, यानी माहौल था पूरा घर का। ठीक है। एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उन्होंने नाम भी बता दिया है। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का भी था। यानी प्रेमचंद जी थे, उनका भी साहित्य था और कौशिक का भी था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। बंकिम जी के उन्होंने उपन्यास भी पढ़े। और शरद चंद्र के बाद में, यानी पहले उन्होंने बंकिम चंद्र के पढ़े और फिर शरद चंद्र के उन्होंने बाद में पढ़े। कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह, जो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय थे, वो कहानी संग्रह लिखते थे, तो वो भी पढ़ा उन्होंने। उनका कहानी संग्रह देखो, देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा था। थोड़ा उन्होंने दिमाग पे जोर डालते हुए बोला कि 1930 के आसपास पढ़ा था। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास भी 1930 में ही पढ़ डाले थे उन्होंने। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था, है ना। वो राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ था, रीत पर। यानी तिवारी जी कहते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? अभी प्रेमचंद जी का नाम आया, वो है ना, और किनका आया? बंकिम चंद्र जी का नाम आया, शरद चंद्र जी का नाम आया, और किसका आया? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, है ना, इनका। तो क्या वो ये पूछते हैं यही सब लेखक आपके आदर्श थे? तो वो कहते हैं तिवारी जी, नागर जी कहते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था। मेरे आदर्श नहीं थे, मुझे आनंद आता था। पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, नाटक, कृतियां पढ़ने में आनंद आता था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, कृतियां, कहानी संग्रह, कुछ भी पढ़ो, बहुत सीखने को मिलता है।
पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। 1928 की बात है ये, जब हमारे देश में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन जब आए थे तो इनका भारत में बहुत विरोध हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये 1928 की बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो 1928 में देखो यहाँ पर वही हुआ कि ये 1928-29 में लाठी चार्ज हुआ। जब लाठी चार्ज हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इसमें शामिल थे इसमें, तो वो भी बेहोश हो गए थे। और हमारे जो लाला जी थे उनको बहुत सारी लाठियां उनके ऊपर चलाई गई थी साइमन कमीशन के, जब वो लोग विरोध कर रहे थे। तो बस यहीं से उनका मतलब दिमाग में आ गया कि लिखना है। तो सबसे पहली कविता कब फूटी? यही लाठीचार्ज पे। और कविता का नाम भी देख लो, कब लो कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। कब लो कहो लाठी खाए, इसको ही आप शुरुआत मानो मेरे लेखन की, लिखने की। ठीक है। अभी तिवारी जी बोले, इस घटना के बाद आप राजनीति में क्यों नहीं आ गए? जब इतना सब हो रहा था तो आपको राजनीति में आ जाना चाहिए था, तो आप राजनीति में क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं, नागर जी नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। अब क्या ऐसा है क्या सरकारी कर्मचारी के? नहीं, मगर सरकारी कर्मचारी उस समय वो अंग्रेजों के सरकारी कर्मचारी थे। अंग्रेजों के अंडर में उनके पिताजी काम करते थे। तो जब उनके पिताजी उनके अंडर में काम करते थे तो वो राजनीति में कैसे आ सकते थे भला? तो नहीं आ पाए वो। ठीक है। मगर मेरी 1929 में जब वो आया साइमन कमीशन, तो मेरी रुचि बढ़ने लगी सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ने लगी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशगुन। जब अनिष्ट हो जाता है ना कुछ, तो उस पे छपी। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों, है ना। वो बोल रहे हैं गोरखपुर के जो ये लेखक थे उन दिनों लिख रहे थे, मन्नन द्विवेदी। चंडी प्रसाद हृदय देश भी थे उनकी लेखन शैली। वो चंडी प्रसाद जी थे, उनकी लेखन शैली से ये काफी प्रभावित हुए थे। ये जो थे चंडी प्रसाद जी, वो ये शाहजहांपुर के रहने वाले थे और बहुत छोटे से गांव के थे और बहुत बड़े लेखक। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन तिवारी जी क्या बोल रहे हैं। तिवारी जी, अब फिर से पूछा उन्होंने तिवारी जी ने, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? अब 1928-29 की बात बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंदोलन की भरमार थी। उस समय तो हमारे देश में आजादी के लिए आंदोलन चल ही रहे थे, तो गांधी जी का नाम तो आना ही था। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी उस समय आंदोलन में कर रहे थे और बिल्कुल अहिंसात्मक तौर पे गांधी जी आंदोलन करते थे। तो उन्होंने पूछा, क्या आप पर उनका प्रभाव पड़ा था? नागर जी, हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से पड़ा था। पिताजी ने राजनीति में नहीं आ पाया मैं, मगर मैं सामाजिक कार्यों में था। आंदोलन में भाग लेने से उन्होंने कभी नहीं रोका। जाओ आंदोलन में बोला, वहां रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। उन्होंने पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। नागर जी, हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। अब सामाजिक कार्यों में आप जाओ, वो बोल रहे हैं, है ना, मगर आप आंदोलनों में मत जाओ, उनके पिताजी ने बोल दिया था, क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार के नीचे सरकारी नौकरी करते थे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, वह रोकना ही मेरे लिए, उन्होंने रोका तो ये घर में बैठ गए, है ना, और वो ही लेखन उनके लिए वो कार्य बन गया, वो बहुत अच्छा हुआ। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? तो अब गरीबों के प्रति जो आपके दिल में दया भाव है, तो उन्होंने पूछा वो किससे प्रभावित है ना। नागर जी बोलते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी ना। उन्होंने आसपास का वातावरण जो देखा था, है ना। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। मैंने जो पहली कहानी लिखी है प्रायश्चित, वो गरीबों के ऊपर है ना, तो इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे और उनको कुछ संस्कार भी मिले थे ना। आज हम बच्चे, जब हमारे भी बच्चे हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना कि गरीबों की मदद करना है। अपन कुछ बन गए हैं तो अपना ही अपना नहीं करना है, गरीबों की मदद करना है। तो वो बता रहे हैं कि पारिवारिक संस्कार हमको मिले थे। अब यहाँ पर देखते हैं,
मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनके पिताजी यद्यपि अंग्रेजी सरकार के नीचे नौकरी करते थे, मगर वो गरीबों को बहुत उनकी पीड़ा समझते थे, उनमें दया भाव था। और घर का जैसा माहौल रहता है, बच्चा वो देख के ही आगे बढ़ता है, तो उनने उससे उनको बहुत प्रभावित किया और उनसे बहुत सीखा। तिवारी जी बोलते हैं, फिर का सवाल किया जाता है, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उन पर भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? वो बोल रहे हैं कि अब आंदोलन का समय था, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने देश को आजाद कराने के लिए बहुत से आंदोलन हो रहे थे, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। क्यों नहीं पड़ा होगा, पड़ा ही होगा ना, जब आंदोलन हो रहे थे और हमारा देश गुलाम था तो पड़ा होगा। देखते हैं अब फिर भी। नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए, है ना। अब प्रभाव पड़ रहा था तो उनके पिताजी ने उनको डांटा और रोका। उस समय काकोरी कांड हुआ था, है, काकोरी बम कांड हुआ था 1921 में, तो और आंदोलन तेज हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि काकोरी बम कांड जो है बहुत फेमस हुआ था, तो बम फेंका गया था, तो वो हो चुका था और उनके पिताजी ने रोका कि भाई हमारा बेटा, ऐसा रोका उन्होंने। तो और 1921 में आंदोलन बहुत तेज हो गए। तिवारी जी बोलते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आर्य समाज के संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उस समय हुआ था ये। तो उन्होंने पूछा क्या इसका प्रभाव आप पर पड़ा था? नागर जी, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर, हाँ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी, उन्होंने मुझे कभी सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने से नहीं रोका, राजनीति में जाने से रोका, मगर सामाजिक आंदोलन जिसमें सुधार है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जो उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, जो हमारे धर्म में जो कुरीतियां थी उसके विरुद्ध उठे थे वो, तो उन्होंने सामाजिक आंदोलन में जाने से इनको कभी रोका नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी से मेरी भेंट 1933 में हुई। नेहरू जी से भेंट हुई उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। जब 1933 की बात बता रहे हैं ये, जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात हुई और वो जेल में थे और माँ जो थी उनकी मेडिकल कॉलेज में थी और इनका भी भाई कहाँ पर था? मेडिकल कॉलेज में दाखिल था। किसका? नागर जी का। ठीक है, अब देखते हैं उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। कुछ कश्मीरी लोग आते थे नेहरू जी की माँ, और कोई नहीं आता था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाते, जो नागर जी रोज जाते थे वहां पर भेंट करने के लिए। पंडित जी जब जेल में से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, जो प्रयाग होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की बातें होती थी। पंडित जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से, उनकी नागर जी की वो बता रहे हैं। अब तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा था, कौन सा है? उन्होंने पूछा उनसे, क्वेश्चन किया, सवाल किया, आप जवाब देते हैं वो नागर जी। पहला उपन्यास 1944 में महाकाल जो छपा, 1946 में 44 में महाकाल जो छपा 1946 में। अब लिखा उन्होंने महाकाल लिखा था 1944, मगर छपा का 1946 में महाकाल। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था, बंगाल गए थे वो, वहां से लौटकर उन्होंने लिखा था। तिवारी जी फिर सवाल कर रहे हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? तो उन्होंने बोला, क्या यही वो उपन्यास है जो बाद में भूख के नाम से छपा था, प्रकाशित हुआ? हाँ, बोला नागर जी ने। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क में रहे? यानी आप जब थे, बहुत साहित्यिक युग था, आंदोलन हो रहे थे, तो आप कौन कौन से लेखकों के संपर्क में आए, तो वो बताइए जरा। नागर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वो नाम बता रहे हैं, गोपाल राय गढ़मरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते। सारे बड़े बड़े लेखक हुए हैं हमारे देश के, ये बहुत नामी ग्रामी लेखक हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, उनके घर में आते थे, यानी वे अजानू बाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। रोलेक्ट एक्ट आया था, हाँ रोलेक्ट एक्ट आया था
उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में, है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हो रहा था, किसानों की सभा हो रही थी और जनरल डायर आया और उसने गोलियों से सबको भूंज दिया और 400 लोग इसमें मारे गए थे। बहुत बेदर्दी से भूंजा, मगर ब्रिटिश सरकार को इसमें अपनी कोई गलती नहीं रखी, उल्टा उसको अवार्ड दिया था जनरल डायर को, इतनी बेदर्दी से मारा था। उसी का बात कर रहे हैं वो कि हमारे माधव शुक्ल आते थे, वो ढीला कुर्ता पहनते थे और वो खून से सनी जो मिट्टी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, वो हमेशा अपने जेब में रखते थे ताकि हमेशा अपने को याद रहे कि कितने लोग मारे गए थे, वो कैसी बेदर्दी से किया था। 1919 13 अप्रैल की बात है, ये अमृतसर में हुआ था। ये हमारे देश इसको ये मतलब बहुत ही खराब हुआ था ये, और इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे, और वो भी जिन्होंने कुछ भी नहीं गुनाह, बेगुनाह लोग मारे गए थे इसमें। अभी तिवारी जी बोलते हैं, हाँ 1931 से 37 तक में प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। ये जो थे नागर जी जो कोलकाता भी गए, शरद चंद्र जी से मिले वहां पर। तिवारी जी पूछते हैं फिर से, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? इतने सारे साहित्यकार थे, सब थे, साहित्यिक युग था, तो अब किसको आदर्श मानते हैं, ये क्वेश्चन करा उन्होंने, सवाल करा। तुलसीदास जी को तो मुझसे घुट्टी में पिलाया गया। वो बोलते हैं जो बच्चे को पैदा होता है ना तो घुट्टी देते हैं, भाई इसका पेट खा, तो वो बोल रहे हैं घुट्टी में पिलाया, इतना घोल दिया था तुलसीदास को। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनते थे। उनके बाबा जो थे वो रामचरितमानस सुनवाकर सुनाते थे, वो सुनते थे। श्लोक तो उनको जबरदस्ती याद करवाते थे, संस्कृत के, है ना, श्लोक याद करवा देते। ठीक है, अभी देखते हैं तिवारी जी क्या पूछ रहे हैं। फिर नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? ये जो है सूरदास जी खंजन नयन लिखा था, तो इस पर आपका क्या, आप इस पे विश्वास करते हैं, आप इसको मानते हैं? वो पूछते हैं नागर जी। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था, पर सूर जन्मांत थे या नहीं, सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। सूरदास जी जो थे वो अंधे थे और वो लिखते थे, ऐसा है ना। तो क्या वो बोल रहे हैं कि जब आप ये चमत्कार मानते हैं क्या, तो वो बोलते हैं कि देखो, नेत्रहीन तो हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियां भी सुनी है। अब ये विवाद भी बहुत हुआ था, मगर वो बोलते हैं नागर जी, सवाल ये नहीं है कि आंख या मन, देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, मन देखने वाला तो मन है। आंखों से तो हम देखते हैं, मगर देखने वाला तो हमारा मन है, ऐसा वो बोलते हैं। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? यानी आपने कभी अपने लिखने की, मतलब आपके लिखने की सार्थकता जो है उसकी आपने कभी जांच पड़ताल की है? नागर जी बोलते हैं, हाँ मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकी प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। हाँ बोल रहे हैं वो कि मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं और मेरे उपन्यासों से संबंधित, जिसमें कुछ खास तौर पर जिससे पाठकी मतलब जो पढ़ते हैं वो अपन कुछ लिख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है या उसके लिए प्रतिक्रिया बोल रहे हैं, तो उस तरीके के उनके पत्र आते थे। तो वो बोल रहे हैं सार्थकता की परख की है, तो इससे ही पता चलता है ना उन्हें की है, क्योंकि उनके पास वो, चाहे वो आलोचना में आए पत्र या वो तारीफ में आए, तो दोनों प्रकार के हो ना। तिवारी जी, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। हाँ बोले, पूरे अखंड भारतवर्ष का, हाँ बहुत घुमा हूं मैं, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर, चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। अब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वही तो है, स्वभाव का विज्ञान है ना, मन की बात जान लेना, और या फिर स्वभाव, मन का विज्ञान या मनोविज्ञान, है ना, स्वभाव के बारे में बताया जाता है। तो वो बहुत घूमे, तो लोगों के चरित्र, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में उनको आ गया। तिवारी जी, आपने अपने समय के लेखकों में आप किन्हें याद पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछें तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह
देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। वो बोल रहे हैं एक ही जिन्हें मैं दिल से प्यार करता हूँ वो है रामविलास शर्मा, और ये मुखोपाध्याय जी का देशी और विलायती अगर संग्रह उन्हें मिल जाए तो वो बहुत ही पढ़ना पसंद करते। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं इसमें, और कहानियों में टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं मुझे प्रिय, यानी उन्होंने कहानी का भी बताया, टॉलस्टॉय और चेखव। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है, आपने तो पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा है। तो देख नागर जी, हाँ बहुत पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है, इधर उधर है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए। उन्होंने बहुत घूमा है, तो हर प्रकार के लोगों से, हर प्रकार के धर्म के लोगों से मिले हैं, तो उन्होंने रीति रिवाज के बारे में भी इकट्ठा किया था। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा, बड़े बूढ़े से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। ये गदर के फूल जब लिखा उन्होंने तो उनको बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा, क्योंकि जब हम धर्म के रीति रिवाज बारे में लिख रहे हैं तो वो धर्म के लोगों से हमें मिलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें घूमना पड़ेगा। और न्यू जनरेशन तो बहुत कम जानती है, बूढ़े लोग ज्यादा जानते हैं, तो उनसे मिले थे। अभी देखते हैं तिवारी जी, आपके उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया। हाँ नागर जी, हाँ बहुत करना पड़ा। नाच्यो बहुत, भोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। यानी वो लिखते थे तो उस कहानी, उस उपन्यास किरदार को देखते थे, वो फील्ड वर्क करते थे, फिर लिखते थे। यानी नाच्यो बहुत गोपाल के लिए वो सफाई कर्मी की जो बस्तियां रहती है, सफाई करते हैं जो बस्तियों में, तो उनसे मिले और उनके रीति रिवाजों का अध्ययन किया उन्होंने, वो फिर लिखा। तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? मन और प्राण के अलग अलग सवाल किया, जवाब देते हैं वो। नागर जी, हाँ प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संसार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। मन काहे से सधता है? प्राण से ही सधता है ना। मन और प्राण दोनों अलग अलग है। मन की परिभाषा भी उन्होंने पढ़ाई। प्राण को वहां तक खींचना पड़ेगा। मन किससे सधता है? प्राण से ही। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा। हाँ नागर जी बोलते हैं, हाँ सूर में एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। है यहाँ पर देखिए आप क्या बोल रहे हैं नागर जी। हाँ सूर में एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। सूर में आपने मन को ही पकड़ा बोल रहा है, आपने मन की बात। तो उन्होंने बोला हाँ मेरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी जो इंट्यूटिव आई बनाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने बोला एक ही जगह पर प्राण शक्ति हमारी केंद्रित हो जाएगी, है ना, और मन को ही हम अपना वो बनाएंगे। मन को ही पकड़ा उन्होंने। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। अब इतनी सारे सवाल जवाब हो रहे हैं, कितनी देर हो गई है ना, तो उम्र भी थी उनकी, तो हमने आपके अब ये समय नहीं लिया। ये अब हमने आपका उम्र इतना देखा भी नहीं, और हम आपके स्वास्थ्य का भी नहीं देखा, और इतना लंबा इंटरव्यू ले लिया। नागर जी कहते हैं स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी। उनकी जो पत्नी का डेथ हुई, उनकी मृत्यु के बाद वो एक टूट से गए थे, मगर उनके पास कोई चारा नहीं था। देखो, लेकिन फिर मैंने सोचा लिखने के सिवा और चारा क्या। अब पत्नी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, टूट गए थे, मगर देखो जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है, तो वो भी आगे बढ़े। और उन्होंने बोला लिखने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तुम लोग बस यही मेरे लिए प्रार्थना करो, कामना करो कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लिखता रहूं। बस मेरे लिए तुम लोग यही दुआ करो। तो ये जो था साक्षात्कार विधा, कौन सी थी ये? साक्षात्कार विधा थी। अब ये यहाँ पर इन्होंने सवाल जवाब जो हुए हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और अमृतलाल नागर जी से, है ना, दोनों में हुए।
तो अब ये लेसन आपको जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं। हैं, अब आप लोग मेरे लिए भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डू इट यार, कर सकते हो तुम लोग।